पूर्णोदय संस्था के सभी श्रद्धेय आदरणीय और प्रिय विद्वजनों को प्यार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से माधुरी तिवारी भट्ट का हार्दिक प्रणाम। प्रिय विद्वजनों और मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव 77वां हम मना रहे हैं, तो हम सभी रचनाकारों का दायित्व बनता है, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस, प्रेम रस, वीर रस बहुत जरूरी है। श्रृंगार रस बहुत कोई हम लोग सुना लेते हैं, लेकिन हमें ये आज़ादी इतनी कुर्बानियों के बाद मिली है, इसके लिए हम सबकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो है उन शहीदों की, उन देशभक्तों की जवानी जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी, उनके बारे में हम बताते चलें, क्योंकि ये एक रचनाकार ही कर सकता है। रचनाकार अपनी लेखनी से, ये हम सभी जानते हैं कि जहाँ कहते भी हैं कि जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ कवि की लेखनी अपने विचारों को प्रेषित कर देती है। हम सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह किस तरह से उनको जो है फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। उन्होंने अपनी माँ को कहा था कि माँ, तुम मेरी लाश को लेने मत आना, क्योंकि तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। और ये हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह को जो है एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुबह के बदले शाम को फांसी दे दी गई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गद्दारों ने किस तरह से लाश के टुकड़े टुकड़े करके उनके बोरों में भर करके और ट्रक से उनको जो है बाहर निकाला, ताकि जो है जो हमारे और बाकी देशभक्त हैं उनको पता न चले। तो हमें अपने बच्चों को ये सारी कुर्बानी जो है याद दिलानी है। हम सभी जानते हैं, क्या हो सकता है कि कुछ बहुत सारे देशभक्त हमारे ऐसे जो कि रात की ढेरी के नीचे दबे हुए हैं, जैसे राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण, जहाँ से महात्मा गांधी जो है महात्मा बने सबसे पहले। हालांकि लोग कहते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने उनको जो ये नाम दिया है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर से पहले शुक्ल जी ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा कह करके संबोधन करके पत्र लिख दिया था। बहुत बढ़िया। और महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर आए, और जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है 9 लाख किसानों को नील की खेती के चलते जो है किस तरह से उनको जो है उनकी दुर्दशा कर रहे हैं, यहाँ तक कि किसी के घर में बच्चा पैदा हो उसके लिए उनको कर देना पड़ता है, कोई धोबी या कपड़े धोने जाए उसके लिए कर देना पड़ता है, हर काम के लिए। और किसी के घर में सुंदर महिला हो, उस महिला को पहले अंग्रेजों के पास भेजना पड़ता था। इतनी दुर्दशा उन्होंने झेली है। और जब गांधी जी ने देखा इतनी दुर्दशा है यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी धोती, उन्होंने वहीं से अपने वस्त्र त्यागे और धोती निकाली, उस धोती के 2 टुकड़े किए और उसी से अपना तन ढका। तो महात्मा गांधी जो महान बने हैं वो चंपारण की धरती से बने हैं, ये हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये भी हमें अपने बच्चों को बताना है, आने वाली युवा पीढ़ी को बताना है। और अभी इस बच्ची ने जो मेरी ये बिटिया समान है, इसकी बातों से तो मैं अंदर से बिल्कुल एकदम, मुझे लग रहा है मेरा ही बचपन बोल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ कि मेरे परिवार के अधिकांश लोग जो है वो आर्मी में है, भारत माँ की सेवा में है। मेरे पिताजी ने 65, 62 और 67 का युद्ध लड़ा है, और उन्होंने हम में ऐसा जज्बा भरा है। मैं बिहार में रही हूँ इतने वर्ष, और बिहार की दुर्दशा तो आप सबको पता ही है, मेरे बिहार वाले भाई बहन यहाँ बैठे होंगे उनको भी पता है कि वहाँ पे सुबह का निकला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे अकेली, और जब मैं उस समय बहुत जवान थी, यंग थी उस समय, तो मैं अकेले जाती थी, क्योंकि महिला के अंदर इतना दम है, इतने जोश है, इतनी ताकत है कि वो यदि चाहे कि अपनी शक्ति को जगाना है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वहाँ पे जंगल राज था, और उस जंगल राज में मैं काम करने निकलती थी। मैं आकाशवाणी में स्टूडेंट थी वहाँ पे, और मैं जब रात को निकलती थी वहाँ पे, कई बार विधानसभा का सत्र चलता है तो 9 बजे हम लोग छूटते थे स्टूडियो से, और मेरे साथी बोलते थे आपने भट्ट साहब को बुलाया है क्या? मैं उनको यही जवाब देती कि यदि मैं भट्ट साहब को बुलाऊँ तो मैं घर से बाहर क्यों निकलूँ? मैं वो नारी हूँ कि मैं बिना हथियार के ही जो है 10-10 एक साथ मैं पटक सकती हूँ। और मेरे अंदर वो जज्बा था। और मैंने बहुत सारे लोगों के वहाँ पे जो गलत मैं देखती थी, मैं हमेशा कूद पड़ती थी, और बहुत लोगों की, आप कभी मेरा इतिहास पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुतों की पिटाई की है। मैं ये आपके साथ दावा के साथ कह सकती हूँ कि यदि हम अपनी उस शक्ति को जगा दें तो दुश्मन जो है कभी हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता है, वो खुद ही डर जाता है।
तो मैं उस जज्बे में रही हूँ और मैं ऐसे परिवार, मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम भी, उन्होंने तो राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला हुआ है, और उनके 2 बेटे और 4 बेटियां, जिनमें मेरी माँ भी है शामिल, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को तो जो है सरहद पर भेजा ही, अपनी बेटियों को भी राइफल ट्रेनिंग से सुनिश्चित किया कि जब जरूरत पड़े तो मेरी बेटियां जो है तैनात हो जाए बिल्कुल दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। और मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो कहते हैं फौज में तो वो लोग जाते हैं जो गरीब हैं, कुछ हमारे बेचारे इस दुनिया में नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो यूपी के थे उन्होंने भी बोली ये बात कि फौज में तो वही जाते हैं जो कि गरीब हैं। क्यों जाते हैं वो, यदि उनको नहीं जाए, जब उनकी बात आई थी इस तरह से, आप लोगों को पता होगा, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे नाना अपने इलाके की मायाराम दत्त सेठ कहलाते थे। और उसके बाद जब उनको दोनों बेटे हुए, क्योंकि उनके बचपन से ही उनके अंदर जो है वो जज्बा था कि मुझे तो अपने आप को देश में समर्पित करना है और मेरी जो भी संतान होगी मैं देश के लिए समर्पित करूंगा। तो दोनों बेटों को उन्होंने जो अपने सरहद पे भेजा। और आज मेरे मामा जो है अब रिटायर हैं, देहरादून में रहते हैं, कर्नल चक्रधर भिंडियाल। जब मेरा छोटा भाई जो है मेजर अतुल भिंडियाल टोडा में जो दुश्मनों के दांत खट्टे करते करते उस 10 दुश्मनों को उसने गिराया, उसके बाद जब वो शहीद हो गया तो मेरे मामा जी ने जो है बिना एक आंसू निकाले उसको कंधा दिया। तो मैं उस परिवार की हूँ और मैं अपनी बेटी से इतनी प्रभावित हुई हूँ। और मुझे अभी याद आ रही है असम गोहपुर की कनकलता की, जो मात्र 13 वर्ष की थी। इस बच्ची को देख के मुझे वही जज्बा याद आया उसका, जब उसने सैनिकों की टोली बनाई छोटे छोटे बच्चों की, और उसने कहा कि मैं सचिवालय में, हमारी टोली जो है सचिवालय में